नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे ईएमएफ ऑफ सिंक्रोनस मशीन। तो हमारी जो सिंक्रोनस मशीन है उसमें जो हमारा अल्टरनेटर है उसमें ईएमएफ जो जनरेट हो रही है उसकी इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पी रिप्रेजेंट होगा, हमारी मशीन में कुछ ना कुछ पी हो पोल्स होंगे जिन्हें हम रिप्रेजेंट करेंगे पी से, ठीक है। और कुछ ना कुछ नंबर ऑफ कंडक्टर्स होंगे जो कि हमारे ठीक है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स जो कि हमारे वाइंडिंग होगी कनेक्टेड होंगे, तो हम उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे जेड पी एच से। और टी पी एच क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स कनेक्टेड इन सीरीज पर फेज, कि नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है वहाँ पे, ठीक है। आफ्टर दैट हम स्टडी करेंगे कि फाई क्या है। फाई क्या होगी, हमारी फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगी, इसकी यूनिट क्या होगी, वेबर। और एफ यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगी, फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। और एन रिप्रेजेंट करेगा हमारा रोटर स्पीड इन आरपीएम। रोटर स्पीड इन आरपीएम का मतलब क्या है, रूट पर मिनट, ठीक है। और केसी क्या होगा, कॉइल स्पैन फैक्टर होगा। और केडी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो यहाँ से ये चीजें हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी यूज करेंगे जो भी मैंने आपको टर्म्स बताई हैं। पी रिप्रेजेंट करेगा पोल को, जेड पी एच रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कंडक्टर, टी पी एच नंबर ऑफ टर्न, फाई फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल एफ फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगी, एन क्या स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, रोटर की स्पीड को, केसी होगा हमारा कॉइल स्पैन फैक्टर, और केडी होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो यहाँ पे फ्लक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिखा, फ्लक्स कट बाय ईच कंडक्टर ड्यूरिंग वन रेवोल्यूशन। तो वन रेवोल्यूशन में हमारी जो फ्लक्स है कितने कंडक्टर्स को कट करेगी, तो जितने पोल होंगे उतने को ही कट करेगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पी मल्टीप्लाई विद फाइव, ठीक है। नेक्स्ट होगा कि वो कितना टाइम लेगी वन रेवोल्यूशन में, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन क्या होगा, जितनी उसकी स्पीड होगी हम उसे क्या कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 60 डिवाइड बाय एन, ठीक है। तो यहाँ से हमारा डी फाई इज इक्वल टू पी फाई आ गया, और डी टी क्या होगा हमारा 60 डिवाइड बाय एन। तो हमारी जो इंड्यूस ई एम एफ होती है वो क्या होती है, डी फाई डिवाइड बाय डी टी। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डी फाई बाई डी टी, डी फाई की वैल्यू पुट कर देंगे और डी टी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब हमने डी फाई की वैल्यू को पुट किया, पी फाई डिवाइड बाई 60 डिवाइड बाई एन, तो एन ऊपर चला जाएगा। तो एन क्या हो जाएगा, पी फाई एन डिवाइड बाई 60 वोल्ट। तो ये हमारी क्या आ गई, एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड वन स्टेटर कंडक्टर। एक कंडक्टर में हमारी कितनी ईएमएफ इंड्यूस हुई है, ठीक है, एवरेज, उसकी एवरेज आ गई। अभी हमारे पास क्या निकालना है, ये तो सिर्फ एक कंडक्टर के लिए आई है, अभी हमने निकालना है नंबर ऑफ कंडक्टर्स के लिए। तो जितने नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं हमारे, कितने नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं यहाँ पे, वो चेक करते हैं। सिंस जेड पी एच आर द नंबर ऑफ कंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज पर फेज, तो हम इसे क्या कर देंगे, जेड पी एच से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जेड पी एच से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड पी एच क्या होता है, इक्वल टू टर्न पर फेज होता है। टू टू पी एच मतलब क्या होता है कि जो हमारी कॉइल होती है, ठीक है, जो भी हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर जब हम दो कंडक्टर यूज करेंगे तो भाई उसी टाइम पे हमारी एक टर्न बनेगी, ठीक है। अब क्या है कि आपके पास एक कंडक्टर है, जब आप उसे एक साइड से रोटेट करके दूसरी साइड लेके जाएंगे उसी को आप एक टर्न बोलेंगे, ठीक है। तो हमारी जब हम टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर को टू से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, जेड का जेड इज इक्वल टू जो हमारी जेड जेड पी एच है, जो कि हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कंडक्टर्स को, उन्हें क्या किया, डिवाइड कर दिया टू से, तो हमारे पास टर्न फेज आ गया। तो वहां से हमने निकाला कि जेड पी एच इज इक्वल टू टू पी एच होगा। तो वहां से हमने जेड पी एच की वैल्यू पुट कर दी, टू पी एच। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 4 4 5 TPH NP डिवाइड बाई 60। यहाँ पे हम एन की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे NPH डिवाइड बाई 120 आ गया। तो आफ्टर दैट हमारे पास जो आएगा वो आएगा 4 5 FTPH। तो ये हमारी क्या आई है, ये हमारी आई है एवरेज वैल्यू। अभी एसी में जब भी हम डील करते हैं तो किस वैल्यू के साथ डील करते हैं, आरएमएस वैल्यू के साथ डील करते हैं। तो यहाँ पे हमारी आरएमएस वैल्यू क्या होगी, एवरेज मल्टीप्लाई विद फॉर्म फैक्टर। तो जो भी हमारी एवरेज वैल्यू आई है, ठीक है, 4 5 4 5 FTPH, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.11 के साथ। 1.11 के साथ ही मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि जो आपकी फॉर्म फैक्टर की वैल्यू होती है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू। तो जब आप किसी भी एवरेज वैल्यू को आरएमएस वैल्यू को एवरेज वैल्यू से डिवाइड करेंगे, जो भी साइनोसाइडल है,
उसकी जो फॉर्म फैक्टर होगा वो क्या आ जाएगा 1.11। तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो आपके पास एट दी एंड आपके पास जो आएगा वो आएगा 4.445 एफ टी पी एच। तो ये इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अल्टरनेटर पे तो ये इक्वेशंस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो जस्ट यहाँ पे क्या है कि ये अभी हमारा इसमें कंक्लूड नहीं है कॉइल, जो कॉइल स्पैन फैक्टर है एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, तो इसको कंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे ये जो हमारी वैलिड होगी ये सिर्फ फुल पिच के लिए वैलिड होगी, ठीक है। फुल पिच और कंसंट्रेटेड बाइंडिंग के लिए ही वैलिड होगी। बट अगर हमें इसे इस इक्वेशन को कंप्लीट करना है, कॉइल स्पैन फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी क्या करना होगा, कंसीडर करना होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लिखेंगे ईपीएच, बिल्कुल लास्ट में जो लिखा हुआ है ईपीएच इज इक्वल टू ईएमएफ पर फेज इज इक्वल टू 4.44 केसी केडी फाइव एफ टीपीएच वोल्ट। तो ये इक्वेशन है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या, ये आपकी ईएमएफ जो हमारी जनरेट हो रही है उसकी इक्वेशन कि ईएमएफ कितनी जनरेट हो रही है आपके पर्टिकुलर एक अल्टरनेटर में। तो यहाँ से आप वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करके आफ्टर दैट आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपकी वोल्टेज कितनी जनरेट हो रही है अल्टरनेटर में, ठीक है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, नेक्स्ट चले। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट है यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है कॉइल स्पैन फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है जिसका नाम है कॉइल स्पैन फैक्टर। तो कॉइल स्पैन फैक्टर क्या होता है, ठीक है। कॉइल स्पैन फैक्टर क्या होता है कि आपका जो डिफरेंस होता है, एंगुलर डिफरेंस होता है किन्हीं भी दो एडजेसेंट पोल के बीच में, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे मैं डायग्राम में शो हो रहा है, दो पोल्स होंगे आपके, ठीक है। दो पोल्स के बीच में जो भी उनके बीच में अगर एंगल 180 डिग्री का एंगल है, इलेक्ट्रिकली एंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब हम इंडक्शन मोटर के बारे में स्टडी कर रहे थे, मैंने उस टाइम पे आपको बताया था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एंगल। तो यहाँ से मैं आपको एक बार दोबारा रिकॉल करवा देता हूँ कि जो भी आपका इलेक्ट्रिकल एंगल होता है वो इक्वल टू होता है P डिवाइड बाई 2 मैकेनिकल एंगल, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको इलेक्ट्रिकल एंगल फाइंड आउट करना है तो आपको मैकेनिकल एंगल दिया होगा, तो वहाँ से जो भी नंबर ऑफ पोल्स होंगे उन्हें 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके आपको मैकेनिकल एंगल से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा, इलेक्ट्रिकल एंगल। तो यहाँ पे हम जो भी बात करेंगे वो इलेक्ट्रिकल में ही बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल एंगल में। तो यहाँ से क्या है कि मेरे पास एक पोल है, ठीक है, दो पोल है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, 180 डिग्री का है, ठीक है। अगर दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है, 180 का है, तो मैं उसे क्या बोलूंगा, फुल पिच बाइंडिंग बोलूंगा, ठीक है। अगर दोनों एडजेसेंट पोल जो एक दूसरे के पास हैं बिल्कुल, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो इलेक्ट्रिकली 180 डिग्री पे डिस्प्लेस होंगे, तो उस टाइम पे मैं क्या बोलूंगा कि वो किस फुल पिच बाइंडिंग है। बट अगर वो इलेक्ट्रिकली 180 से सेपरेट नहीं होंगे, कम शॉर्ट किए जाएंगे, मतलब कि हमें करना तो क्या था कि 180 डिग्री से प्लेस करना था, बट हमने क्या कर दिया कि उसे 120 में ही शॉर्ट कर दिया, मतलब कि एक 180 से कम पे क्या कर दिया, बाइंड कर दिया। उस टाइम पे जो अल्फा होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, मेरी शॉर्ट पिच बाइंडिंग को। जैसे कि नीचे यहाँ पे दिया गया है कि मैंने यहाँ पे जो सेकंड डायग्राम है जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है शॉर्ट पिच बाइंडिंग, वहाँ पे क्या किया है कि जो बाइंडिंग है वो पहले ही प्लेस कर दी, पहले प्लेस मतलब अल्फा एंगल पहले ही उसे क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, जिसकी वजह से मुझे वहाँ पे क्या मिल रहा है, कुछ शॉर्ट पिच मिल रही है, मतलब कि वो जगह क्या रहेगी, खाली रहेगी, ठीक है, वो जगह खाली बाइंडिंग और शॉर्ट पिच बाइंडिंग में आइडिया लगा। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर दो पोल्स हैं हमारे, ठीक है, दो पोल्स के बीच का जो दोनों का एंगल है बाइंडिंग का इलेक्ट्रिकली 180 डिग्री होगा, तो उस टाइम पे हम उसे क्या बोलेंगे, फुल पिच बाइंडिंग बोलेंगे। बट अगर बोथ एक 120 से 180 से क्या होंगे, कम पे डिस्प्लेस होंगी, तो उस टाइम हम उसे क्या बोलेंगे, शॉर्ट पिच बाइंडिंग बोलेंगे। तो यहाँ से जो कॉइल स्पैन फैक्टर होता है वो क्या होता है, केसी इज इक्वल टू वोल्टेज इंड्यूस्ड इन शॉर्ट पिच बाइंडिंग डिवाइड बाय वोल्टेज इंड्यूस्ड इन फुल पिच बाइंडिंग। तो अगर आप कॉइल स्पैन फैक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो जो भी वोल्टेज इंड्यूस हो रही है शॉर्ट पिच में और जो भी वोल्टेज इंड्यूस होगी फुल पिच में, उसे आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। या इन्हें दूसरी कई जगह ये भी लिखा होता है कि कॉइल स्पैन फैक्टर केसी इज इक्वल टू फेजर सम ऑफ वोल्टेज डिवाइड बाय अर्थमेटिक सम ऑफ वोल्टेज। ये चीज मैं आपको बताता हूँ कि फेजर सम क्या होगा और अर्थमेटिक सम क्या होगा।
तो जब हमारे जो पोल्स हैं वो दोनों 180 डिग्री पे डिस्प्लेस होंगे, ठीक है, बोथ पोल्स आर डिस्प्लेस्ड बाय 180 डिग्री, तो वहां पे क्या होगा, जो भी उतने ही नंबर ऑफ टर्न्स फर्स्ट पोल पे होंगी और उतने ही नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगी, सेकंड पोल पे होंगी। तो वहां से क्या होगा कि नंबर ऑफ टर्न्स और नंबर ऑफ फ्लक्स जो कट हो रही है वहां पे सेम है, तो वोल्टेज भी क्या होगी, इंड्यूस बिल्कुल सेम होगी दोनों पोल्स पे। तो हम उसे क्या बोलेंगे, EC1, जो कि हमारी बिल्कुल, अगर आप फर्स्ट डायग्राम में चेक करेंगे तो वहां पे EC1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इज इक्वल टू होगा क्या, EC2 के, क्योंकि उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा। क्यों होगा, क्योंकि उतने ही नंबर ऑफ टर्न्स हम फर्स्ट पोल पे यूज कर रहे हैं, सेम नंबर ऑफ टर्न्स हम सेकंड पोल पे यूज कर रहे हैं, तो वो दोनों सेम फ्लक्स को कट कर रही हैं, जिसके वजह से जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। सेम एज चीज हमारी शॉर्ट पिच में भी होगा कि जो वोल्टेज है, इंड्यूस्ड वोल्टेज है, वो क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। वोल्टेज शॉर्ट पिच में भी इक्वल होगी और फुल पिच में भी क्या होगी, बोथ पोल्स पे इक्वल होगी, बट शॉर्ट पिच में क्या होगा, डिस्प्लेस होगी, वो मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आइए एक बार। तो यहाँ से आप चेक करेंगे कि वोल्टेज इन फुल पिच बाइंडिंग, वोल्टेज इन फुल पिच बाइंडिंग में क्या है कि दोनों की दोनों वाइंडिंग्स क्या है, 180 डिग्री, दोनों के पोल का जो डिफरेंस है वो 180 डिग्री का है। 180 डिग्री का मतलब क्या है कि वो सेम फेज में जा रहे हैं, ठीक है। ऑपोजिट मतलब कि उसी में हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, जो कि फर्स्ट पोल पे हमारी वोल्टेज जनरेट हुई है, जिसे हम नाम दे रहे हैं EC1 का। सेम एज चीज वहीं उसी में ही ऐड कर देंगे जो हमारी सेकंड पोल की जो वोल्टेज है, जिसे हम नाम दे रहे हैं EC2। तो यहाँ से हमें दोनों की दोनों का सम क्या मिलेगा, दोनों EC मैं लिख सकता हूँ, EC इज इक्वल टू 2 EC1, क्योंकि हमारी दोनों वोल्टेज की जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है, और अब दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूँ कि दोनों इक्वल टू, अगर मैं EC, इसे मैं EC से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पूरी लाइन को, तो मैं EC क्या लिख सकता हूँ, EC इज इक्वल टू 2 EC1। सेम एज चीज जब हम बात कर रहे हैं वोल्टेज एट शॉर्ट पिच में, तो वोल्टेज एट शॉर्ट पिच में क्या होगा कि जो हमारा फर्स्ट पोल है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वोल्टेज का, वो क्या होगा, EC1, जो कि यहाँ पे ट्रायंगल दिखाई गई है, उसमें जो A से B तक है, ठीक है, A से B तक जो पॉइंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका EC1, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेकंड वोल्टेज सेकंड पोल पे जो जनरेट हुई है वो क्या है, शॉर्ट है, कितने एंगल से शॉर्ट है, अल्फा एंगल से क्या है, शॉर्ट है। तो मैंने उसे अल्फा एंगल से क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, और शॉर्ट करने के बाद उसकी वोल्टेज को वहां पे शो किया सेम मैग्नीट्यूड से। तो जब यहाँ पे AB = BC है, ठीक है, यहाँ पे इनकी जो लेंथ है, इनका जो एम्पलीट्यूड है वो दोनों का सेम है। तो यहाँ से जब हम इसे यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारा जो एंगल होगा ए, तो हमारा जो एंगल बनेगा ए पे, तो वहां पे क्या होगा, अल्फा/2 होगा। और सेम ऐसे जो ट्रायंगल का एंगल बनेगा हमारा EDB का, वो भी अल्फा/2 बनेगा। तो जब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एट द एंड हमारे पास जो कॉइल है, कॉइल स्पैन फैक्टर है, वो क्या आएगा, cos अल्फा/2 आएगा। तो यहाँ से एक बार चेक कीजिए कि यहाँ पे मैं एक बार रिपीट करता हूँ, वोल्टेज एट शॉर्ट पिच में, वोल्टेज एट शॉर्ट पिच में क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जो हमारी फर्स्ट पोल की वोल्टेज है उसे रिप्रेजेंट करेंगे, जिसे रिप्रेजेंट किया है हमने किससे, AB से, किससे रिप्रेजेंट किया है, AB से, ठीक है। A और B से रिप्रेजेंट की है जो कि फर्स्ट पोल की वोल्टेज है। अब सेकंड पोल की जो वोल्टेज इंड्यूस हुई है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट उसका जो एंगल है वो क्या है, शॉर्ट है। तो एंगल कहाँ से कितना शॉर्ट है, अल्फा शॉर्ट है। तो हम 180 से अल्फा क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, और उस पे उस एंगल पे क्या बना देंगे, BC वोल्टेज की क्वांटिटी रख देंगे। तो भी हमारा एक ट्रिग्नोमेट्री का रूल होता है कि जब हमारी जो ट्रायंगल है उसकी कोई भी दो जो आर्म्स हैं, ठीक है, वो इक्वल होंगी, जैसा कि यहाँ पे AB = BC है। वो क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि जो दोनों पोल्स की मैग्नीट्यूड है वोल्टेज का वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा, जिस एंगल से वो शॉर्ट होंगी, वो एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ए एंगल हाफ हो जाएगा, और सी भी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का एंगल हाफ हो जाएगा। तो वहां से अल्फा/2 एंगल बन जाएगा। तो वहां से डी पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर वहां पे क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है, डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। आफ्टर दैट, तो जो वोल्टेज इन शॉर्ट पिच होगा वो क्या होगा, EC = AC, और इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 2AD, क्योंकि मैं वेक्टर सम कर रहा हूँ इनका।
तो टोटल वोल्टेज तो मेरे पास एसी आई है, बट एसी को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्दर जब मैंने डी पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला तो वहां से क्या एक, ठीक है, तो वहां से दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एडी और डीसी। तो यहाँ से एडी और डीसी में मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो आफ्टर दैट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो मेरा एसी है वो इज इक्वल टू 2 एडी होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। तो यहाँ पे जो केसी है, केसी इज इक्वल टू क्या आएगा, वोल्टेज इंड्यूस्ड इन शॉर्ट पिच बाइंडिंग डिवाइड बाय वोल्टेज इंड्यूस्ड इन फुल पिच बाइंडिंग। तो जो वोल्टेज आपने कैलकुलेट किया है जो शॉर्ट पिच में इंड्यूस हो रही है वो क्या है, 2 EC1 कॉस अल्फा बाय 2। और जो वोल्टेज इंड्यूस हो रही है इन फुल पिच बाइंडिंग वो क्या है, 2 EC1। तो यहाँ से 2 EC1 से 2 EC1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका जो कॉइल स्पैन फैक्टर आएगा वो इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस अल्फा डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से आपको ये चीज याद रखनी है, अगर डेरिवेशन आपके समझ नहीं आई है किसी के तो आप मुझे बता सकते हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपको कॉइल स्पैन फैक्टर का फॉर्मूला याद करना है। तो यहाँ से कॉइल स्पैन फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, के सी इज इक्वल टू कॉस अल्फा बाय 2। यहाँ पे अल्फा क्या है, ये एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने एंगल से आपने क्या किया है, शॉर्ट किया है। ठीक है, कितने एंगल से आपने जो वाइंडिंग्स हैं उन्हें क्या किया हुआ है, शॉर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे फॉर एन हार्मोनिक डिफरेंशिएशन, हार्मोनिक्स के लिए आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से हार्मोनिक्स के लिए आप यहाँ से अल्फा को एन से मल्टीप्लाई कर देंगे जस्ट। ठीक है, एन क्या है यहाँ पे आपका हार्मोनिक्स नंबर है। हार्मोनिक्स होते हैं जो कि आपके ऑड नंबर में होते हैं, जैसे कि 1 3 5 7, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक एंड सेवंथ हार्मोनिक। तो ऐसे आप क्या कर पाएंगे, यहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हमने जो भी चीज़ें की हैं, अगर आपको उनमें किसी में डाउट है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते सर सर शॉर्ट पिच वाइंडिंग यूज ही क्यों करते हैं सर? हैं। शॉर्ट पिच बाइंडिंग हम इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उसके साथ क्या होगा कि हमारा जो सेविंग होती है कॉपर में, क्या हो जाती है, जो भी आप कंडक्टर वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कंडक्टर मटेरियल में सेविंग होती है। ठीक है, आफ्टर दैट एक और चीज़ होती है कि इसमें जो हार्मोनिक्स होते हैं, आपके हार्मोनिक्स जो जनरेट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। जिस वजह से हम मोस्टली क्या करते हैं, शॉर्ट पिच बाइंडिंग ही यूज़ करते हैं। अगर आप लोग कभी भी मोटर वगैरह वहाँ जो खोल के चेक करेंगे तो वहाँ पे ऑलमोस्ट शॉर्ट पिच बाइंडिंग ही यूज़ की जाती है, क्योंकि इससे एक तो कंडक्टर सेव होता है और एक हार्मोनिक्स क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। बट इसकी एक डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि जब आप कंडक्टर कम यूज़ करेंगे, ठीक है, तो ईएमएफ भी क्या होगी, कम इंड्यूस होगी। तो जिस वजह से इसकी जो इंड्यूस ईएमएफ है वो क्या होती है, कम होती है एज कम्पेयर टू फुल पिच बाइंडिंग। ठीक है, ओके सर। किसी को कोई और डाउट है, बताइए बेटा, किसी को कोई और डाउट। ठीक है, तो आप सेशन लीव कर सकते हैं।